नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत हब बाय पंकज सर में। और आज हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं और यह पाठ आप सबको बहुत ही अनेक जगहों पर यूजफुल होगा। कैसे कि मान लीजिए आज का पाठ ही है हमारा उपसर्ग, और उपसर्ग के अनेक काम हैं। उपसर्ग जो है वो अर्थों को बदल देता है। कहीं कहीं आप लोग बहुत बार जब कक्षाओं में हम पढ़ रहे थे तो बताया था कि उपसर्ग आ जाने के कारण किसी अन्य प्रत्यय के जगह पर अन्य प्रत्यय हो जाता है। ऐसे इस पाठ के बहुत ज्यादा ही उपयोग यत्र तत्र दिखाई देते हैं। तो चलिए आज इस पाठ को हम पढ़ते हैं, इसके विश्लेषण को देखेंगे कैसे क्या है। अब देखिए, उपसर्ग सुनते ही हमें पता चलता है कि भाई उपसर्ग कहते किसे हैं। पहले इतना पता चल जाए उपसर्ग किसे कहते हैं तो फिर इसका यूज और ये कैसे काम करता है ये सब कुछ हमें पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। यह जो उपसर्ग है ना, इसी उपसर्ग को इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। सफिक्स होता है प्रत्यय और प्रीफिक्स होता है उपसर्ग। ये दोनों आपस में हमेशा सुनाई देंगे। आप लोग भी कक्षाओं में कहते थे सर कि उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा दीजिए, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा दीजिए। तो आज उपसर्ग की क्लास है। इंग्लिश में इसे कहते हैं हम प्रीफिक्स और प्रत्यय को कहते हैं हम सफिक्स। अब देखिए, प्रीफिक्स से ही पता चल रहा है प्री का क्या अर्थ होता है, पहले। प्री मीन्स पहले, और फिक्स मीन्स जोड़ना, लगाना। तो वर्ड को, इस पद को, उपसर्ग का जो पद है उसको देखने से ही हमें क्या लग रहा है कि पहले लगाना है, अर्थात उपसर्ग। अब देखिए, उपसर्ग जो यह पद है खुद भी इसका अर्थ होता है उप का अर्थ होता है समीप, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि या सर्जना या रचना। सर्ग का अर्थ होता है रचना या सृष्टि या जोड़ना, जो भी आप कह लीजिए। तो यहां से भी हमें क्या पता चला, समीप में जोड़ना, और इंग्लिश वाले से पता चला पहले जोड़ना। तो हम उपसर्ग की एक परिभाषा बना सकते हैं, वे शब्दांश जो शब्दों से पहले जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। वे उपसर्ग कहलाते हैं। अंग्रेजी भाषा में हमने बात की तो सफिक्स का अर्थ हो जाता है प्रत्यय और प्रीफिक्स का अर्थ हो जाता है उपसर्ग। प्री में होता है पहले, प्री का अर्थ होता है पहले, और फिक्स का अर्थ हमें पता ही है, फिक्स कर दो या लगा दो, जो भी कह लीजिए आप। इस प्रकार पता चला कि वे शब्दांश या कुछ छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स सुनाई देंगे जो शब्दों के नहीं, वर्णों के समूह होंगे जो किन्हीं शब्दों से पहले लगाए जाते हैं। यह एक शब्द है, कोई एक शब्द है, और इस शब्द से पहले जो लगा होगा सामान्यतः वो उपसर्ग कहलाता है। तो ठीक है भाई, अब ये उपसर्ग हैं क्या या क्या करते हैं, कितने हैं? तो कहा जाता है कि संस्कृत भाषा में जब हम संस्कृत पढ़ते हैं, हिंदी में अलग अलग हो सकते हैं, किंतु बात हमारी ये हमारा चैनल ही है संस्कृत के लिए, तो हम बात संस्कृत की करते हैं। तो संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? तो संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग हैं। ठीक है भाई, 22 हैं। तो वो कौन कौन से हैं? अब 22 उपसर्गों का नाम याद करना अनिवार्य है। अब देखिए, जब भी आपको नाम याद करना हो ना तो कुछ तो ट्रिक लगाना पड़ता है। यहां आपको शायद कभी ट्रिक ना मिले तो क्या कीजिए, 4-4 का पेयर बना लीजिए। जैसे हमने यहां भी लिख करके आपको दिखाया कि 4-4 का पेयर कौन सा है। देखिए, ये 4, ये 4, फिर 4, 4 और बचेंगे 2। तो जब आप ये भी 4 और लास्ट में आपके आके 2, तो जब आप टोटल करेंगे तो ये 20 और प्लस 2, टोटल आपके मिल जाएंगे 22। तो हमें करना क्या है, बस 4-4 का पेयर बनाइए और 4 को याद कर लीजिए। कुछ देर रुक जाइए, फिर इन 4 को एक बार रिवाइज करके आगे 4 वाले पेयर को याद कर लीजिए। तो जैसे
प्र परा अपसम, प्र परा अपसम, इतना याद कर लिया आप। थोड़ा सा बाहर चले जाइए, कुछ देर बाद आइए, इतना याद कर लिए, प्र परा अपसम। इसके बाद क्या, अनु अव निस निर, अनु अव निस निर। अब इन आठों को एक बार बोलिए, प्र परा अपसम अनु अव निस निर। क्या हुआ, 8 याद हो गए। कुछ देर रुक जाइए, एक ही बार 2200 याद नहीं करने, कुछ देर बाद आइए आप। 8 याद ही है, एक बार रिवाइज कर लीजिए, प्र परा अपसम अनु अव निस निर। हाँ, किंतु याद करते वक्त ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कि निसा नीरा दूसा दूर, ऐसे नहीं है। यहां देखिए, यहां भी हलंत है, यहां भी हलंत है, यहां भी हलंत है, तो उसको याद करते वक्त आपको ध्यान भी रखना है कि कौन सा हलंत वाला है और किसके अंत में अकार सुनाई दे रहा है। जैसे प्र के अंत में अ है, यहां भी अ है किंतु यहां अ नहीं है, यहां अ है किंतु निस में या निर में अ नहीं है। ऐसे ही आपको यहां भी नहीं है किंतु यहां अ है। तो जब आप याद कीजिएगा तो इन सबको ध्यान में रखिएगा। क्यों, क्योंकि गलत याद कर लिए तो फिर गलती को सुधारना मुश्किल है। इसलिए क्या करना चाहिए, काम करते वक्त ही परफेक्शन धीरे धीरे लाते रहिए। हाँ, गलतियां होती रहेंगी, तथापि थोड़ा सा आपको अवधान के साथ याद करना है। और यहां तो अब गलती नहीं होगी क्योंकि पहले ही आपको बताया जा चुका है। तो ये 22 उपसर्ग हैं, कौन कौन से, तो प्र परा अपसम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि और उप, ये टोटल 22 उपसर्ग हैं। अब ये जो 22 उपसर्ग हैं तो हमें पता चलेगा, आप लोग यही कहोगे अरे यार ये सिर्फ पढ़ाते हैं, ये भी तो बता दो। कि ठीक है, आपने बता दिया उपसर्ग किसे कहते हैं, तो वे शब्दांश जो पहले जुड़ जाते हैं शब्दों के या पदों के, उन्हें आपने उपसर्ग बता दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया कि ये कितने होते हैं, तो आपने ये भी बता दिया। कह रहे लगे हाथ ये भी बता दो कि ये करते क्या है, इन्हें हम पढ़े क्यों, पढ़े तो पढ़े क्यों, क्यों, क्योंकि संस्कृत में एक उक्ति है, प्रयोजनम विना न मंदोपि प्रवर्तते। अगर आपका प्रयोजन नहीं है, संस्कृत में उक्ति है एक, प्रयोजनम विना न मंदोपि प्रवर्तते। अगर किसी काम से आपका प्रयोजन नहीं है, फायदा नहीं है ना, तो एक मूर्ख व्यक्ति भी उस काम को करने में प्रवर्तित नहीं होता, अर्थात वो भी उस काम को नहीं करता है। तो आप लोग बताओ, इस क्लास को क्यों देखोगे, उपसर्ग क्यों पढ़ोगे अगर फायदा नहीं है। तो उपसर्ग करते क्या है हमें पता चल जाए तो इसका फायदा अपने आप पता चल जाए। तो चलिए देखते हैं ये उपसर्ग करते क्या है, उपसर्ग के कार्य। संस्कृत में एक श्लोक है जो पूरा और पूरा उपसर्ग के कार्यों को बता देता है। तो उपसर्ग के कार्य का श्लोक ऐसे है, कहता है, श्लोक है उपसर्गेण धात्वर्थः, यहां लिखा हुआ है उपसर्गेण धात्वर्थः बलादन्यत्र नीयते, उपसर्गेण धात्वर्थः बलादन्यत्र नीयते, प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। समझ में नहीं आया किंतु अब समझ में आएगा। कह रहा है उपसर्गेण, उपसर्ग के द्वारा, क्या, धात्वर्थः, जो धातु का अर्थ होता है, जो पद का अर्थ निकल रहा होता है, वो बलात्, बलपूर्वक, अन्यत्र, अन्य किसी अर्थ में, नीयते, ले जाया जाता है। तो सामान्य अर्थ ये निकला कि उपसर्गों के द्वारा पदों का अर्थ अन्य अर्थ में ले जाया जाता है या परिवर्तित तो किए जाते हैं। उपसर्गों के द्वारा अर्थों में परिवर्तन आता है। जैसे यहीं पे एक एग्जाम्पल दिया, जैसे प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत। प्रहार आहार संहार विहार और परिहार के जैसे, ये जैसे ये एग्जाम्पल क्यों दिया है, तो अभी इसका विश्लेषण हम फिर से करेंगे। वही कह रहा है कि उपसर्गों का जो अर्थ होता है, उपसर्गों के द्वारा पदों का जो निर्धारित अर्थ है, उसको बलपूर्वक अन्य अर्थ में ले जाया जाता है। जैसे प्रहार आहार संहार विहार और परिहार हैं। देखिए बेसिकली सब में देखिए, प्रहार में भी आपको हार दिखाई दे रहा है, संहार में भी आपको हार दिखाई दे रहा है, विहार में भी हार है, परिहार में भी हार है।
अर्थात हमें सामान्यतः देखा जाए तो चलिए इस श्लोक का भी विश्लेषण कर लिया, हमें पता चल चुका है कि उपसर्गों के द्वारा अर्थों को बलपूर्वक अन्य जगह ले जाया जाता है। अब ये एग्जाम्पल क्यों दिया, तो यहां हम देखते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। इस श्लोक का कह रहा है प्रहार। देखिए हम एक पद सुनाई दिया था प्रहार। अब इस अगर प्रहार को देखें तो सब में देखिए हार हार दिखाई देगा, हार 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 और हार। और हार का अर्थ होता क्या है, तो हार का अर्थ है गले की माला। हार जो हम लोग हार देवताओं को पुष्प की माला देते हैं या किसी को पहनाया जाता है, वरमाला शादी इत्यादि में भी जो पहना जाता है, हार मीन्स गले की माला। अब इस गले की माला जो हार पद है, इस हार पद में या शब्द में अनेक उपसर्गों को लगाया गया है, जिनके कारण देखिए अर्थ में कैसे परिवर्तन हुआ है। सामान्यतः हार का अर्थ होता है गले की माला, किंतु उसी हार पद में जब प्र उपसर्ग लगा दिया गया तो पद बना प्रहार। कौन सा उपसर्ग लगा है, प्र उपसर्ग। जब प्र उपसर्ग लगा तो इसका अर्थ क्या होता है, आक्रमण करना। लोग कहते हैं ना, अरे प्रहार करो यार, क्या राजा ने प्रहार किया, अर्थात राजा क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। तो यह जो गले की माला थी, सिर्फ एक प्र के कारण किस अर्थ में वो पद आ गया, आक्रमण करने के अर्थ में। ऐसे ही आप देखिए फिर उसी हार शब्द के साथ आंग उपसर्ग लगाया गया। आंग में आ दिखाई देगा आपको, सिर्फ न चला जाता है, वो व्याकरण का अन्य विषय है जिसे हमें अभी चर्चा नहीं करनी है। बस आप जो आंग उपसर्ग पढ़े हैं, आंग में ये न दिखाई नहीं देगा, आपको आ का ही प्रयोग हर जगह दिखाई देगा। तो आप इतना ध्यान रखिए। तो देखिए इसमें आंग उपसर्ग लगा तो क्या बन गया, आहार। और आहार के बारे में कौन नहीं जानता है, इतना इतना तो आहार है हम सभी का। अब कुछ लोग होंगे जो डाइटिंग पे होंगे, फिर भी कुछ ना कुछ आहार ले रहे होंगे। तो आहार, वही जो हार गले की माला था, उसमें आंग उपसर्ग लगाने से वह किस अर्थ में यूज में आने लगा, भोज्य पदार्थ के अर्थ में यूज में आने लगा, प्रयोग में आने लगा। अब अगला क्या है, उसी हार के साथ एक सम उपसर्ग लगाया गया तो पद बना संहार। और संहार का क्या अर्थ होता है, जान से मारना। हम लोग देखते हैं, कहानियों में पढ़ते हैं कि इस देवता ने उनका संहार किया, इसने उसका संहार किया। संहार का अर्थ क्या होता है, जान से मार देना। तो देखिए गले की माला थी, अब जान से मार दिया, तो फिर उसी गले की माला को वहां पे ले जाके उसके ऊपर पहनाएंगे। तो सामान्य अर्थ निकला प्रहार, आहार, संहार। अब इसी हार में वि उपसर्ग जब लगा तो पद बना विहार। क्या बना, विहार। और विहार का क्या अर्थ होता है, घूमना। हम लोग कहते हैं ना विहार करने जाएंगे, इसी तरह आप लोग सुनते हैं नौका विहार। नौका विहार मीन्स क्या है, आप नाव के द्वारा उस जल के जितने भी परिक्षेत्र है उसमें क्या कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं। जैसे नौका विहार आपको किसी तालाब में, सरोवर में कहीं भी ले जाया जा रहा है, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, विहार। तो विहार का अर्थ क्या हो गया, घूमना। ऐसे ही आगे है हार, और हार के साथ ही परि उपसर्ग लगा करके बन गया परिहार। और परिहार का अर्थ होता है उपाय। जैसे कोई समस्या है तो हम लोग कहते हैं अरे भाई ये एक समस्या है, इस समस्या का कोई परिहार है क्या आपके पास। ऐसे ही निदान का, दान का अर्थ होता है देना, और नि उपसर्ग लगा दिया तो निदान बन गया, और उस निदान का भी अर्थ क्या होता है, उपाय। तो देखिए उपसर्गों के द्वारा ऐसे एक हार पद जो था, गले की माला अर्थ में प्रयोग में आ रहा था, वो लगा देने से, उपसर्गों को लगा देने से अनेक अर्थों में प्रयोग में आने लगे हैं। तो इससे पता चला कि उपसर्गों के द्वारा धातु का या पदों का अर्थ बलपूर्वक अन्य अर्थों में ले जाया जाता है, अर्थात उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। चलिए भाई, ये तो हमें पता चल चुका। अब देखिए यह जो पाठ था इसके कुछ स्मरणीय अंश हैं, इसके बाद अन्य चीजों को देखेंगे। हमें पता है कि उपसर्ग जो है वो हमेशा शब्दों या क्रियापदों के पहले लगते हैं। उपसर्ग या क्रियापद के पहले लगे जाने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। अब क्या है, 22 उपसर्ग हैं, ये भी हमें पता है। और याद रखिएगा 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं,
तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, प्र परा अपसम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी। यहीं से याद रखिएगा, यहीं पे एक दो गड़बड़ होगा और आप भूल जाएंगे, आपकी गणना 22 नहीं होगी, इसलिए यहां के आगे ध्यान से। नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादयः। इन्हीं उपसर्गों को सामान्य लोग प्रादयः भी बोलते हैं। तो प्रादयः कितने हैं? तो प्रादयः भी 22 है और इन्हीं प्रादयों को उपसर्ग के नाम से जाना जाए। अब इनका नाम प्रादयः क्यों है? तो प्र आदि है, स्टार्टिंग में क्या है? प्र। तो प्रादय मीन्स ये टोटल 22 प्र आदि हो जिन सब का, उन्हें बोला जाता है प्रादि। और संस्कृत में बहुवचन में वही प्रादयः बन गया है। कोई नया नाम नहीं है, बस इतना ही बताया जाए कि अरे यार वही, कौन वही? जिनका प्र आदि है, जिन टोटल समूहों का प्र आदि है, उन्हें क्या बोला गया? प्रादयः। चलिए, हम स्मरणीय अंशों को देख रहे थे। अब कह रहा है इन्हें प्रादयः भी कहते हैं। यह भी क्लियर हो गया, इन्हें प्रादयः क्यों कहते हैं, ये प्रादयः नाम है तो क्यों है। अब कह रहा है ये अर्थ को बदल देते हैं। हमने देखा था आहार विहार परिहार इत्यादि में। यहां एक और एग्जाम्पल है, ये अर्थ को बदल देते हैं और कभी कभी अर्थों में विशेषता लाते हैं। या तो ये अर्थ को बदल देंगे या उसी अर्थ को और विशिष्ट रूप से दिखाने लगते हैं। अर्थ का परिवर्तन कैसे होता है हमने देखा था। एक और एग्जाम्पल है आप सभी के लिए, जैसे अर्थ के परिवर्तन का देखिए। गच्छति, गच्छति का अर्थ होता है जाना, गच्छति, गच्छति मीन्स जाना। अब वहीं आप आंग उपसर्ग लगा देंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? बन गया पद आगच्छति। आगच्छति का क्या अर्थ होता है? आना। गच्छति जाना और आंग लगाए तो बन गया आना। तो ये क्या कर दिया? अर्थ का परिवर्तन। अब देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि 22 उपसर्गों को आप सभी याद करेंगे और जिस दिन याद हो जाएगा आप लोग कमेंट में बताएंगे कि हाँ सर याद हो गया है। अब देखिए, इतने मेहनत से आप लोगों ने याद किया और याद करने के बाद क्रियापद क्या बनता है याद करने का? स्मरति। स्मरति, स्मरति मीन्स याद करना। अब देखिए, बहुत मेहनत से आपने याद किया और मेरा मूड घूम गया और मैं क्या किया? आप सबके स्मरति में एक उपसर्ग लगा दिया वी। अब क्या बन गया? विस्मरति। विस्मरति, और विस्मरति का क्या अर्थ होता है? भूल जाना। आप लोगों ने इतना मेहनत किया और किसी ने आके एक उपसर्ग लगा दिया, क्या बन गया? विस्मरति। इसलिए बार बार आप लोग अभ्यास से याद करते रहिएगा। 22 उपसर्गों को अवश्य याद करके कमेंट में बताइएगा कि हाँ जी अब याद हो चुका है। कभी भी पूछ लीजिए, पूछा जाएगा आपसे जरूर। चलिए, अब देखिए क्या है। यहीं पे बात हो रही थी कि ये अर्थों को बदल देते। तो अर्थों को तो हमने देख लिया कि गच्छति का आगच्छति हो गया, गच्छति मीन्स जाना, आगच्छति मीन्स आना। ऐसे ही स्मरति, स्मरति का अर्थ होता है याद करना और विस्मरति का अर्थ होता है भूल जाना। ये क्या हुआ? अर्थ का एकदम ही परिवर्तन हो गया। अर्थ की विशेषता कैसे है? तो अर्थ की विशेषता ऐसे है कि लिखति, लिखति का अर्थ होता है लिखना, लिख रहा है। वहीं पर वी उपसर्ग आपने लगा दिया तो क्या अर्थ बन गया? विलिखति बन गया। और विलिखति का अर्थ होता है सुंदर लिखना। एक तो कोई भी जैसे तैसे कॉपी भर दिया, लिख दिया। कुछ लोग होते हैं उनकी हैंडराइटिंग्स वगैरह बहुत अच्छी होती है, तो उनके लिए हम क्या कह सकते हैं? अरे भाई ये तो विलेखन करते हैं, बहुत ही अच्छा लेखन करते हैं। तो विलिखति का अर्थ होता है सुंदर लिखना। तो अब देखिए, यहां था आपको अर्थ विशेष लिखति, लिखना, विलिखति मीन्स सुंदर लिखना। देखिए, स्मरति था, स्मरति में हमने वी लगाया तो भूल जाना हो गया और सम लगा दिया, समस्मरति। तो इसका क्या अर्थ है? अच्छे रूप से याद करता है। स्मरति, समस्मरति, ये दोनों, स्मरति मीन्स याद करना, समस्मरति मीन्स अच्छे से याद कर रहा है, और विस्मरति मीन्स भूल गया, भूल जाना। ऐसे ही गच्छति जाना, उसमें आंग उपसर्ग लगाया, अर्थ बदल गया, आना हो गया। ऐसे लिखति लिखना, उपसर्ग लगाया, अर्थ में विशेषता हो गई। ठीक है। अब है आगे दिया है, एक साथ ही कई उपसर्गों का प्रयोग किया जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चंस होता है ना, क्या एक पद के सामने सिर्फ एक उपसर्ग रहेगा? तो नहीं, यह कोई रूल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक उपसर्ग रहे।
एक पद के सामने एक पद के साथ अनेक उपसर्गों का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे आपके सामने ही एग्जाम्पल है, एक पद आप लोग सुने होंगे प्रत्युपकार। इसमें देखिए क्या क्या है, दो उपसर्ग हैं, प्रति और उप, तो बना क्या, प्रत्युपकार। अब यहाँ पे कौन सी संधि हुई है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस ई के जगह पर य हो गया है, तो ई के जगह पर जब य होता है तो कौन सी संधि होती है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कहते हैं व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण में खुद में दो उपसर्ग हैं, कौन कौन से, वी और आंग। इस आंग का न चला जाएगा, हमें पता है, सिर्फ और सिर्फ आप प्रयोग में आता है। अब आप लोग फिर से कमेंट में बताएंगे कि यहाँ पे कौन सी संधि हुई है। बिना बताए जो भी देखेगा इस वीडियो को वो जरूर बताएगा, बिना बताए जाना नहीं है। और आप लोग जब बताएंगे तभी तो पता चलेगा आप सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। और जो लोग भी सही बताते हैं उन्हें कमेंट में जरूर रिप्लाई मिलता है, और गलत भी बताते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर शुद्ध करके बताया जाता है। चलिए, तो ये हमें पता चल गया कि उपसर्गों के बारे में क्या क्या याद रखना है। यही याद रखिए कि उपपद जो होते हैं वो क्रियापदों या शब्दों के पहले लगते हैं। ये 22 होते हैं, इन्हें प्रादेय भी कहते हैं। ये कभी कभी अर्थों को पूरा ही बदल देते हैं, और कभी कभी समटाइम्स ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी विशेषता ला देते हैं, अर्थ में विशेषता ला देते हैं। एग्जाम्पल्स हमने देख लिया, और ये भी याद कर लिया हमने कि उपसर्ग सिर्फ अकेले यूज में एक ही नहीं आता है, सिंगल यूज नहीं होता है, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नंबर्स में यूज हो सकता है। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल देख ही रहे हैं, 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, ऐसे ही 2, 3 उपसर्ग, 4 उपसर्ग, जितने आपको मन करे आपको दिखाई दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जैसे गच्छति हमने देखा ही था, इसमें आंग उपसर्ग बना तो आगच्छति, गच्छति का अर्थ होता है जाना, और आगच्छति का अर्थ होता है आना। ऐसे ही हमने स्मरति को भी देखा था, स्मरति का अर्थ होता है याद करना, और विस्मरति का अर्थ होता है भूल जाना। और यहीं पर एक और चीज मैं लिख देता हूं, संस्मरति, सम प्लस स्मरति, इसका अर्थ होता है अच्छे से याद करना। अब करोति, करोति का अर्थ होता है करना, उपकरोति, उप आपने लगा दिया तो अर्थ हो गया उपकार करना। ऐसे ही आप देखिए हरति, हरति का अर्थ होता है हरण करना, और सम उपसर्ग आपने लगा दिया तो क्रियापद बन जाती है समहरति, और इसका अर्थ होता है संहार करना। ऐसे ही सरति, सरति, सरति का अर्थ क्या होता है बहना, और उसी में आपने प्र उपसर्ग लगा दिया तो उसका अर्थ होता है फैलना। तो बहना और फैलना, जल जो है, नदी जो है बहती है, और लता इत्यादि क्या होते हैं, फैलते हैं। तो बहना और फैलने में ये अंतर है। आप ये नहीं कह रहे सर जल, हम लोग तो कहते हैं पानी फैल गया, तो पानी फैल नहीं रहा, पानी बह रहा है। और जो लता इत्यादि कुछ चीजें होती हैं जो फैलती हैं, प्रसार में आती हैं, तो ये अर्थ है। अब देखिए आप बदल गया। चलिए अब हम देखते हैं कि ये भाई इनके और भी एक काम है। आप लोगों को हर कक्षाओं में मैंने बताया था, जहां भी आता है वो बताता रहता हूं कि 2 प्रत्यय हैं, एक प्रत्यय है त्वा और एक प्रत्यय है ल्यप, ल्यप प्रत्यय, और इन दोनों का अर्थ होता है करके। जैसे आप कहेंगे ना कि आप लोग कहेंगे अरे यार सर की वीडियो आ गई है, रुक जाओ, खाना खा करके देखेंगे। ऐसे कुछ लोग कहेंगे ना ना ना, खाना तो बाद में भी खा लेंगे, पहले वीडियो देख लेते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे वीडियो देख करके खाना खाएंगे, और कुछ लोग क्या कहेंगे खाना खा करके पढ़ेंगे। तो दोनों में जब करके आपको दिखाना है तो कुछ लोग दृश्य धातु के साथ इसी त्वा प्रत्यय को लगाएंगे, और कुछ लोग खाद धातु के साथ, या खाना खाकर जो बोलेंगे वो खाद के साथ, और देख करके जो बोलेंगे वो दृश्य के साथ। तो बनता क्या है, त्वा प्रत्यय लगाने पर दृश्य के साथ दृष्टवा और खाद के साथ खादित्वा। तो आप जब भी त्वा प्रत्यय देखेंगे तो सुनाई देगा त्वा त्वा, ठीक है, दृष्टवा, खादित्वा, पक्त्वा, गत्वा, ये सब तो आप सुनेंगे। इन्हीं के साथ अगर धातु के साथ कोई आपके उपसर्गों का प्रयोग कर दिया गया हो, किसी उपसर्ग का, तो वहां त्वा प्रत्यय का प्रयोग न करके किस प्रत्यय का प्रयोग होता है, ल्यप प्रत्यय का। ये आप
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जैसे गच्छति है, इसका त्वा प्रत्यय आप बनाएंगे तो बनेगा गत्वा, इसका त्वा प्रत्यंत रूप बनेगा गत्वा। आपको कुछ कहना हो कि मैं वहां जा करके देखूंगा, अहम गत्वा पश्यामि या द्रक्ष्यामि, मैं घर जा करके खाना खाता हूं, अहम गृहम गत्वा भोजनम करोमि। तो यहां गच्छति का प्रयोग था इसलिए। अब आप कहेंगे कि मैं स्कूल से घर आ करके खाना खाता हूं, तो अब आगच्छति का प्रयोग करेंगे आने के लिए। तो जब आने, यहां पे आंग उपसर्ग लग गया है, तो अब यहां उसी सेंस को बताने के लिए त्वा प्रत्यय ना करके लेप प्रत्यय आता है, तो इसका रूप बनता है आगत्य। ऐसे स्मरति स्मृत्वा, विस्मरति विस्मृत्य, ऐसे ही करोति कृत्वा, उपकरोति उपकृत्य, सेम अर्थ देंगे ये भी, करोति करके, उपकरोति उपकृत्य उपकार करके। किंतु यहां उपसर्ग लगा है जिसके कारण लेप प्रत्यय लगेगा, यहां त्वा प्रत्यय बिना उपसर्ग के, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो ठीक है, इतना हमें पता चल चुका है कि उपसर्ग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ये एक और विशेष पता चला कि प्रत्ययों का जब प्रयोग करते हैं, त्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय की बात आती है, तो उपसर्ग रहित धातुओं के साथ त्वा प्रत्यय और उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ लेप प्रत्यय का करके अर्थ में प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे अन्य पद भी आपको सुनाई देंगे जो आपको उन 22 लिस्ट में, जो हमने एक लिस्ट बना रखी है, कौन सी लिस्ट, ये वाली, प्रपरा अपसम अनु अवनिस्निर दुस्दुर वियांग नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप, ये जो 22 प्रादय जिनको उपसर्ग हम कहते हैं, उनमें ये सुनाई तो नहीं देते हैं, कुछ उपसर्ग ऐसे हैं पद, किंतु ये उपसर्ग के तुल्य माने जाते हैं, उपसर्ग के जैसे माने जाते हैं, उपसर्ग के समान माने जाते हैं। तो इनका भी अगर क्रियापदों के साथ प्रयोग हो गया है तो यहां भी क्या होगा, त्वा प्रत्यय के जगह पर लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, तो एक है स्वच्छी, जैसे स्वच्छी करोति, साफ करता है, कुछ आप साफ कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं स्वच्छी करोति। तो अब स्वच्छी तो आपके 22 उपसर्गों में पढ़ा नहीं गया था, तो यहां तो आप प्रत्यय का प्रयोग करना, तो आप क्या करेंगे, स्वच्छी कृत्य। क्यों, क्योंकि यह उपसर्ग तो नहीं है, प्रादय नहीं है, तथापि इसको क्या माना गया है, उपसर्ग तुल्य माना गया है। ऐसे ही स्वीकरोति, आप लोग सुनते हैं ना, लेने को कहते हैं स्वीकरोति, तो वहां भी बनता है स्वीकृत्य। ऐसे ही उष्णीकरोति, जल को गर्म कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं उष्णीकरोति, जलम उष्णीकरोति। अब आप कहेंगे कि ठंडी है भाई, तो मैं जल को गर्म करके नहाऊंगा, तो कह सकते हैं जलम उष्णीकृत्य स्नानम करोमि, मैं पानी गर्म करके नहाता हूं। ऐसे ही अलम अलंकृत्य, अलंकार करने को अलम करोति, नमस्करोति नमस्कृत्य, और तिरस भी है तो क्री के साथ लगा दीजिए, तिरस करोति तिरस्कार करना, नमस्करोति नमस्कार करना, अलम करोति अलंकार करना, दूरी करोति दूर करना, उष्णी करोति गर्म करना, स्वीकरोति लेना, और स्वच्छी करोति मीन साफ करना। तो इन ये भी उपसर्ग तो नहीं है किंतु उपसर्ग तुल्य माने जाते हैं। अतः जितने काम उपसर्ग करते हैं ये भी उन सभी कामों को करते हैं, ये भी अर्थों को बदल देते हैं, अर्थों में विशेषता लाते हैं। कभी कभी त्वा प्रत्यय के जगह पर लेप प्रत्यय का भी प्रयोग करवाने में समर्थ हैं। तो इस प्रकार से हमने उपसर्ग के पाठ को बहुत ही विस्तार से देख लिया है। आपको कहीं भी किसी प्रकार की शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियोज लाता रहूं। और आप लोग ये जरूर बताइएगा कि इस पाठ को देख करके कि अगला पाठ कौन सा हो, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ।